हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल राजनीतिक चौपाल में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे, जिसके पीछे कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। लेकिन अब से हमारी और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम समय से आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, हमेशा की तरह हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन से। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत में विश्वास करो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत में विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। ठीक है, तो हम सभी लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126। सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन है हमारे पास। किसी खास समूह को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, किसी सुविधावधित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके, गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और डी है वहित का संवर्धन करना। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि सकारात्मक भेदभाव कहते किसे हैं। अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी और भारत और नेपाल में आरक्षण और यूके में पॉजिटिव एक्शन कहा जाता है। यानी कि किसी सुविधा वंचित वर्ग या समूह जिसको सामाजिक तौर पर नीचे स्तर के लोग या समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके, इसे ही सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? ए वुडरो विल्सन, बी F.W. टेलर, सी हर्बर्ट साइमन और डी मैक्स वेबर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी मैक्स वेबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? इसमें ऑप्शन है हमारे पास। ए कारोबारी दक्षता, बी नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, सी प्रशासन में लोगों की सहभागिता और डी सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। एक सूची में दिया हुआ है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और दूसरे में दिया हुआ है सूची 2 में क्षेत्र। तो पहला क्या है? पहला है तृतीय रिपोर्ट। तृतीय रिपोर्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि संकट प्रबंधन से। ठीक है। चतुर्थ रिपोर्ट मिल जाएगा हमारा शासन में नैतिकता से। पंचम रिपोर्ट जो है हमारा वो हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, और षष्ठ रिपोर्ट हो जाएगा स्थानीय प्रशासन। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3 ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130। नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्राधिकार का हम लोग यहीं पर इसको करते चलते हैं। प्राधिकार का विकेंद्रीकरण, हाँ जी ये सही है। फिर है न्यायपूर्ण एवं कुशल सेवा प्रबंधन, ये भी सही है। फिर है प्राधिकार का केंद्रीकरण, ये सही नहीं है। फिर है संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण, ये भी सही है। तो हो जाएगा 1 2 और 4। 1 2 4 हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है? तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास। ए हेनरी फ्योल, बी हर्बर्ट साइमन, सी पॉल एप्लबी और डी जॉन गॉस। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल हैं जिन्होंने कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर भी नहीं किया है, और इनकी एक फेमस बुक है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? ए एल उर्विक, बी हर्बर्ट साइमन, सी चेस्टर बेन, डी मैरी पार्कर फॉलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट कहती हैं कि नेता केवल समूह को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं भी इससे प्रभावित होता है, इसे ही वो सर्कुलर रिस्पॉन्स कहती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, इस पे हमें कथन और कारण वाला है, तो यहीं पर हम लोग करते चलते हैं इसको। कथन ए में है, प्रशासन पर मंत्री का नियंत्रण विस्तृत, विधिक तथा दंडात्मक होता है। और कारण दिया हुआ है, लोक सेवकों की भूल तथा गलतियों के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है। अब इसमें से हमें ऑप्शंस चुनने हैं कि ए और आर दोनों सही है, क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, आर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? ए, यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है। यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है। यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। इसमें हमारे पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए, केंद्र सरकार द्वारा, बी, राज्य सरकार द्वारा, सी, चुनाव आयोग द्वारा, डी, जिला न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137, निम्न में से किसने पोस्ट गॉड शब्द को गढ़ा है? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास लूथर गुलिक, बी, लूथर गुलिक। पोस्ट गॉड शब्द का अर्थ आप सभी को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं फिर से बता दे रही हूँ। पोस्ट गॉड में सबसे पहले होता है पी यानी कि प्लानिंग, ओ यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, एस यानी कि स्टाफिंग, डी डायरेक्शन, सी ओ कोऑपरेशन, आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में है? ऑप्शंस है हमारे पास, ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और डी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी स्थित है? ए मसूरी में, बी नैनीताल में, सी हरिद्वार में, डी भवाली में। तो राइट आंसर है हमारे पास ए मसूरी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ए रिचर्ड स्नाइडर, बी एच डब्ल्यू ब्रंक, सी एच जे मॉर्गनथाउ, डी बर्टन स्पेन। तो जो इसमें नहीं है वो हैं एच जे मॉर्गनथाउ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको हम लोग यहीं पर करते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, ई एन ग्लैडन, ये हमारा सही है। ठीक है, बी नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी सही हो जाता है। सी एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल, ये भी सही है। और डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मैरिनी, ये सही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142, सूत्र एवं
स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? ए ओलिवर शेल्डन, बी कुंज एवं ओ डैनल, एल डी वाइट और डी फिकनर व प्रेंथस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कुंज ओ डैनल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए आदेश की एकता फेयोल, ठीक है, तो ये हमारा सही है। बी नियंत्रण का विस्तार, ये हमारा सही है, नियंत्रण का विस्तार उर्विक, ये भी करेक्ट हो जाता है। सी पद सोपान मूने, ये भी सही है। प्रदत्तीकरण फेरल हैडी, ये हमारा गलत है, तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शंस है हमारे पास। केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है। बी इससे कार्य पुनर्वर्तन से बचाव होता है। सी यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में उद्देश्य मानता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास ए मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, बी में है राजनीतिक दृष्टिकोण, सी में है प्रशासनिक दृष्टिकोण और डी दोहरी भूमिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ए लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, बी सूचना क्रांति ने, सी संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, डी सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? ए आदेश की एकता, बी निर्देश की बहुलता, ई उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और डी उचित माध्यम का सिद्धांत। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर बी निर्देश की बहुलता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। इससे कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। सी कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है और डी कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? ए कानून का शासन, बी भ्रष्टाचार की समाप्ति, सी प्रभावी अनुक्रियाशील प्रशासन, डी नौकरशाही प्रशासन। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारे पास नौकरशाही प्रशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? ए स्थानीयकरण, बी बाह्यकरण, सी राजनीतिकरण और डी विनोकरशाहीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी राजनीतिकरण। चलिए यहीं पर हम अपना सेशन को ख़त्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और जिसके लिए भी कोई डाउट हो जिसको भी, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और मैं उसका रिप्लाई उसको ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।